नमस्कार दोस्तों, कास्ट क्लासेज की ज्योग्राफी सीरीज में मैं चंद्रास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस ज्योग्राफी सीरीज के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के बारे में हम पढ़ेंगे। ये ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, कौन कौन से इसके इंपोर्टेंट पॉइंट है, कौन कौन से क्षेत्र में इसको किस किस नाम से जाना जाता है, इसकी लंबाई कैसी है, राष्ट्रीय नदी है या अंतर्राष्ट्रीय नदी है, कौन कौन सी नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, वो सहायक नदियां कहां से निकलती है और ब्रह्मपुत्र में कहां पर मिलती है, उनके किनारे कौन से शहर है, कौन से बांध है, उन सभी का डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। बस आपने वीडियो देखना स्टार्ट किया है तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको बहुत ज्यादा फायदा हो। जैसे ही अभी कोई एग्जाम स्टार्ट होंगे, जैसे ही एग्जाम होने स्टार्ट होंगे, उस समय एसएससी और एचएसएससी के अंदर जितने भी एग्जाम होंगे उनके अंदर लगभग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से संबंधित पॉइंट पूछेगा। अब आप देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को आपने समझना कैसे है, एक एक पॉइंट क्लियर कैसे करना है, वो आप लगातार हमारे साथ में बने रहिएगा। आप अपनी पुस्तक के अंदर, अपनी बुक के अंदर आप जो नोट्स बना रहे हो उनके अंदर हेडिंग डाल लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यहां पर हम हेडिंग डाल लेते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, हेडिंग डाल लेते हैं जिसमें नाम आता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में हम समझेंगे अच्छे तरीके से और हम मैप के अनुसार समझेंगे। कोई भी पॉइंट है वो हम आपका छूटने नहीं देंगे, मैप के अनुसार समझेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को मैप में समझेंगे तो एक उत्तर भारत का एक मैप बना लेते हैं, वो मैप देखिएगा उत्तर भारत का, उसके बाद में हम समझते हैं। ऐसा हम मान लेते हैं कि अपने पास में उत्तर भारत पड़ता है, भाई ऐसा मान लेते हैं, वरना आप यदि देखेंगे ना तो लगभग ऐसा ही मिलेगा आपको। ऐसा हम मान लेते हैं उत्तर भारत पड़ता है, ये थोड़ा सा इस तरफ से है तो आप इसको थोड़ा सा हैंडल कर लीजिएगा इस प्रकार से। ये हम ऐसा मान लेते हैं कि उत्तर भारत है, क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर वगैरह का कोई जिक्र नहीं होगा तो उस पर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। जिक्र होगा तिब्बत का, अरुणाचल प्रदेश का, असम का, बांग्लादेश का जिक्र होगा और ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ ही रहे हैं। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के अंदर हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बाद में जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं उन सभी का डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। आइए देखें। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये राष्ट्रीय नदी है या अंतर्राष्ट्रीय नदी है? क्या एक देश में बहती है या एक देशों से अधिक में बहती है? तो आप याद रखिएगा एक देश से अधिक देशों में बहती है। तिब्बत के अंदर बहती है, तिब्बत के बाद भारत में, भारत के बाद में बांग्लादेश के अंदर बहती है। विश्व के अंदर बड़ी नदियां जो भी है उनके अंदर ब्रह्मपुत्र नदी का भी जिक्र होता है और ब्रह्मपुत्र एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है और इस ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है, वो लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर ये ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है, याद रखना है। अब लंबाई तो हम तब पढ़ेंगे ना तब ये देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, कहां से गुजरती है, तब इसकी लंबाई देखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहां से है। तो ब्रह्मपुत्र निकलती है, एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है आंगसी ग्लेशियर। आंगसी ग्लेशियर पड़ता है। इस आंगसी ग्लेशियर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। आंगसी ग्लेशियर या अन्य किस नाम से? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से भी जाना जाता है। ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर कहां पर पड़ता है? तो आपने याद रखना तिब्बत में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? तिब्बत में। देखें तिब्बत के अंदर कैलाश पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर हमने बताई थी लद्दाख जो पर्वत श्रृंखला है उसको तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो आपने याद रखना कैलाश पर्वत श्रृंखला। ये आपने याद रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यदि आप पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। यदि आपने हिमालय पर्वत श्रृंखला नहीं देखी है तो वो भी अवश्य देखें क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि मानसरोवर झील जो है वो कौन सी पर्वत श्रेणी के अंदर स्थित है। तो मानसरोवर झील के अंदर तिब्बत में, मानसरोवर झील के अंदर तिब्बत के अंदर कैलाश पर्वत श्रृंखला में तिब्बत के अंदर एक झील पड़ती है और उस झील का क्या नाम है? तो आपने याद रखना है मानसरोवर झील। याद रखिएगा एक झील पड़ती है जिसका नाम है मानसरोवर झील
और मानसरोवर झील कहां पर है? तिब्बत में। और कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंदर पड़ती है? तो आपने याद रखना कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंदर है, तो याद रखना है कैलाश पर्वत श्रृंखला के अंदर। इस मानसरोवर झील के पास में ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है आंगसी ग्लेशियर, या जिसका दूसरा नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। आंगसी या चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। इस आंगसी या चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से एक जलधारा निकलती है और उसी जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से। लेकिन जिस क्षेत्र के अंदर बहती है ना, उसमें ब्रह्मपुत्र के नाम से नहीं जाना जाता। बस आप लगातार देखते रहिए। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से यहां पर एक ग्लेशियर पड़ता है, उससे एक जलधारा निकलती है और ये जलधारा आगे बढ़ती है और ये लगभग 1200 किलोमीटर पूर्व दिशा के अंदर बहती है। यहां से निकलने के बाद में 1200 किलोमीटर ये कौन सी दिशा के अंदर बहती है? पूर्व दिशा के अंदर। अब पूर्व दिशा के अंदर बहने के बाद में ये आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद में ये एक दक्षिणावर्त तिरव मोड़ लेती है। ये एक दक्षिणावर्त तिरव मोड़ लेती है और दक्षिणावर्त जैसे ही तिरव मोड़ लेती है तो ये भारत के अंदर प्रवेश कर जाती है। याद रखिएगा, देखिए बहुत तरीके से समझना, आपने अच्छे तरीके से समझना, आपके माइंड में आना चाहिए। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकली एक जलधारा और वो जलधारा निकलने के बाद में अपने पूर्व दिशा के अंदर बहने लगी। लगभग 1200 किलोमीटर पूर्व दिशा के अंदर बहती है। उसके बाद में ये अत्यधिक तिरव मोड़ लेती है दक्षिणायन, और दक्षिणायन जैसी मोड़ लेती है भारत की स्थिति शुरुआत हो जाती है, भारत के अंदर प्रवेश कर जाती है। लेकिन भारत में कौन से पर्वत से, कौन सी पहाड़ियों से प्रवेश करती है? तो हमारे पास में इस क्षेत्र के अंदर जो पहाड़ियां फैली है वो नामचा बरवा पहाड़ियां फैली है। याद रखिएगा, कौन सी पहाड़ियों से ये प्रवेश करती है? नामचा बरवा पहाड़ियों से। अब नामचा बरवा पहाड़ियों में ऊपर से तो नदी गिरती नहीं है। नामचा बरवा पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है उनके अंदर एक दर्रा पड़ता है और उस दर्रे का क्या नाम है? तो आप याद रखिएगा यांग याप दर्रा। उस दर्रे से ये जलधारा, ये नदी भारत में प्रवेश करती। अभी से नदी का जिक्र नहीं हो रहा, अभी से बस ओनली जलधारा का जिक्र हो रहा है। यहां पर एक दर्रा पड़ा और वो दर्रा कौन सी पहाड़ियों में? नामचा बरवा पहाड़ियों में। और उस नामचा बरवा पहाड़ियों में स्थित यांग्याप दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है। भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में बहती है। कहां पर बहती है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से असम में बहती है और असम से बहती हुई कहां पर जाती है? तो आप याद रखिएगा बांग्लादेश के अंदर जाती है। असम में ये लगभग कितना किलोमीटर बहती है? तो आपने याद रखना है असम में ब्रह्मपुत्र नदी लगभग 750 किलोमीटर बहती है। 750 किलोमीटर के समथिंग ये असम में बहती है और असम से बहती हुई बांग्लादेश में जाती है। इस तरफ से इसके अंदर कौन सी नदी आकर मिलती है? गंगा। उसके बाद में ये कहां पर जाती है? अपना जल कहां पर गिराती है? तो आप याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी के अंदर। ये हम ओनली एक जलधारा का जिक्र कर रहे थे, ना कि ब्रह्मपुत्र नदी का। ये जो नदी है, ये जो जलधारा है, इस जलधारा को असम में किस नाम से जानते हैं? तो आपने याद रखना है असम में जानते हैं ब्रह्मपुत्र के नाम से। ऊपर से एक जलधारा बहती हुई आ रही थी अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तिब्बत के अंदर जब ये बह रही थी ना, तो इसका नाम किसी को नहीं पता था कि ब्रह्मपुत्र नदी है। ये हमें पता चला कि असम के अंदर ये कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? तो आपने याद रखना है दिहांग के नाम से। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो आपने याद रखना सांगपो के नाम से। सांगपो का अर्थ होता है अर्थ शोधक। याद रखिएगा, अर्थ शोधक, ये सांगपो का अर्थ होता है। और उसके बाद में बांग्लादेश में इसको किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी इसके अंदर आकर मिलती है तब इसको हम जमुना के नाम से जानते हैं। ये आप लास्ट तक बने रहिए, एक एक पॉइंट हम क्लियर करेंगे। तो ये जो जलधारा थी, इस जलधारा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना। असम में ब्रह्मपुत्र, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा सांगपो। और ये जलधारा कौन सी नदी की है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की है। सभी पॉइंट क्लियर है? अच्छे पॉइंट, अच्छे तरीके से आपने पॉइंट क्लियर करने हैं। क्वेश्चन ये पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से, असम में किस नाम से और बांग्लादेश में किस नाम से। क्वेश्चन एसएससी अब ये नहीं पूछता, क्वेश्चन ये पूछता है कि इनका मिलान कीजिए कि कौन से राज्य के अंदर किस किस स्थान के ऊपर ब्रह्मपुत्र नदी को किस किस नाम से जानते हैं। 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे एक तरफ और 4 इस क्वेश्चन मिलेंगे, उसका आपसे मिलान करना है, तब आपको 1 नंबर एसएससी देगा। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद में ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर
असम के कुछ शहर पड़ते हैं। असम का एक शहर पड़ता है जिसका नाम है धुबरी। असम का एक शहर पड़ता है जिसका नाम है धुबरी, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। उसके बाद में गुवाहाटी, कौन सा शहर पड़ता है तो आपने याद रखना है गुवाहाटी। गुवाहाटी पड़ता है असम का। और उसके बाद में कौन सा पड़ता है तो आपने याद रखना है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़, जो डिब्रूगढ़ है ये पड़ता है डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और धुबरी। असम के जो प्रमुख शहर हैं ये कौन सी नदी के ऊपर पड़ते हैं तो आपने याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर पड़ते हैं। सभी पॉइंट क्लियर है ना, एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी है ये चेमा युंगडुंग यांगसी ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर से निकलने के बाद में 1200 किलोमीटर पूर्व में बहती है। पूर्व में बहने के बाद में दक्षिणावर्त घूम जाती है, नामचा बरवा पहाड़ियों में स्थित यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद में ये नदी अरुणाचल प्रदेश के अंदर बहती है, तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, उसके बाद में असम में आती है, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से, उसके बाद में ये बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश में जमुना के नाम से इसे जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे आप तरीके से आपने याद रखना है। ये सभी पॉइंट आप क्लियर करते हुए चलिएगा। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं उनका जिक्र करेंगे। ये सभी क्लियर है ना। अब हम ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं उन सहायक नदियों का जिक्र करेंगे और सहायक नदियों से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो देखें। सहायक नदियों में सबसे पहले नाम आता है कौन सी नदी का तो आप याद रखिएगा लोहित नदी। लोहित नदी फर्स्ट। उसके बाद में सेकंड किसका नाम आता है तो आप याद रखिएगा संकोश नदी। संकोश नदी का नाम आता है। थर्ड किसका नाम आता है तो आप याद रखिएगा रंगित नदी का नाम आता है, रंगित नदी का। फोर्थ किसका नाम आता है तो आप याद रखिएगा मानस नदी का। मानस नदी ये फोर्थ है, मानस। फिफ्थ किसका नाम आता है तो याद रखिएगा सुबनगिरी। सुबनगिरी नदी ये इसकी फिफ्थ सहायक नदी है। सिक्स्थ किसका नाम आता है तो आप याद रखिएगा धनसिरी। धनसिरी ये इसकी सहायक नदी है। उसके बाद में सेवंथ किसका नाम आता है तो आप याद रखिएगा तिस्ता का, तिस्ता का। और एट्थ किसका नाम आता है तो आप याद रखिएगा कालादान नदी। कालादान नदी का नाम आता है। और नाइन्थ किसका नाम आता है तो आप याद रखिएगा बराक नदी का नाम आता है। ये भाई इसकी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी सहायक नदियां वो आप देख ले, आपके सामने हमने सभी पॉइंट लिख दिए हैं। अब हम जो देखेंगे वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों का जिक्र करेंगे। और ये जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं कौन कौन सी है तो सबसे पहले लोहित नदी, फिर संकोश नदी, फिर रंगित नदी। रंगित नदी के बाद में आप देखिएगा मानस नदी, सुबनगिरी, धनसिरी, कालादान, तिस्ता। और उसके बाद में लास्ट जो सहायक नदी है वो बराक है। कभी ये ना सोचे कि बराक ओबामा वहां से थे, अमेरिका से थे तो बराक नदी भी अमेरिका के अंदर ही बहती होगी, ऐसा नहीं सोचना है। बराक नदी जो बहती है वो बताएंगे हम कहां से निकलती है, कौन सी पहाड़ियों से निकलती है और कौन इसको किस क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। आप लगातार हमारे साथ में सहयोग बनाए रखिए। देखिए अब हम सबसे पहले देखते हैं लोहित नदी। सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट लेकर चलते हैं, 9 नदियों का जिक्र करेंगे। सहायक नदी हेडिंग डाल लीजिए ट्रिब्यूटरी, ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरी है उसका। सहायक नदी की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है लोहित नदी। लोहित नदी कहां से निकलती है तो लोहित नदी तिब्बत के अंदर से निकलती है। तिब्बत में एक छयालछू पर्वत श्रृंखला है। छयालछू, तिब्बत में छयालछू पर्वत श्रृंखला से निकलती है कौन सी नदी, लोहित नदी। तिब्बत में बहने के बाद में ये आती है अरुणाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश से बहती हुई असम में आती है और असम के अंदर ये किस में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। जब लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है तो इनकी जलधारा संयुक्त हो जाती है। इनकी जलधारा दोनों की एक हो जाती है। लेकिन कुछ ही दूरी चलने के बाद में जो ब्रह्मपुत्र नदी थी उसकी जलधारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है। जब लोहित नदी मिलती है ना तो इनकी जलधारा संयुक्त हो जाती है, लेकिन कुछ ही दूरी के चलने के बाद में इनकी जलधारा फिर से डबल हो जाती है और आगे चलती है तो फिर इनकी संयुक्त जलधारा हो जाती है। तो आप याद रखिएगा लोहित नदी मिलती है तो संयुक्त जलधारा, आगे बढ़ी डबल जलधारा, फिर आगे चलकर संयुक्त जलधारा। पानी का वह क्षेत्र जिसके धरातल का वह क्षेत्र जिसके चारों तरफ पानी मिलता है। धरातल का वह क्षेत्र जिसके चारों तरफ पानी मिलता है द्वीप के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा धरातल का वह क्षेत्र जिसके चारों तरफ पानी मिलता है द्वीप के नाम से। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यहीं पर पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम क्या है, मांजुली नदी द्वीप।
और ये मांजुली बांध पूछे तो ये भी बता देना असम के अंदर ही पड़ता है। और मांजुली नदी द्वीप ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ये कौन से स्टेट के अंदर पड़ता है, तो आपने याद रखना असम में। बहुत बार नहीं, लगभग सभी एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने भी दिए होंगे एग्जाम, आपने दिए होंगे तो आपको भी पता होगा कि कौन से एग्जाम में लगभग किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप लगातार देखते रहिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पड़ता है, और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये, जिसका नाम क्या है, मांजुली नदी द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी, असम। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखें, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और बनता है इसी टाइप का, वो भी हम बताएंगे, लेकिन ये याद रखिएगा बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये याद रखना आपने। उसके बाद में नेक्स्ट देखें, यहां तक सभी को क्लियर है अच्छे तरीके से, तो अब इसको साफ कर देते हैं। यहां तक क्लियर होना चाहिए, सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए। एक एक पॉइंट हम क्लियर करवाते हुए चलेंगे, आपके कोई भी पॉइंट नहीं छूटने देंगे। इस लोहित नदी के ऊपर असम के अंदर, इस लोहित नदी के ऊपर इस क्षेत्र के अंदर असम के अंदर एक पुल पड़ता है जिसका नाम है भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल याद रखिएगा, भूपेन हजारिका सेतु, भूपेन हजारिका सेतु या भूपेन हजारिका जो पुल है वो कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है, लोहित नदी के ऊपर। और कौन से स्टेट के अंदर पड़ता है, तो आपने याद रखना कौन से स्टेट में पड़ता है, असम के अंदर पड़ता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। भूपेन हजारिका जो सेतु है वो कहां पर पड़ता है, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा है उस क्षेत्र के आसपास पड़ता है। असम और अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है उसके आसपास में भूपेन हजारिका सेतु पड़ता है, उसी की सीमाओं के साथ में ये सेतु पड़ता है। और ये भूपेन हजारिका सेतु है, ये याद रखिएगा, बिल्कुल नया सेतु है और इसका उद्घाटन भी लगभग 2-3 साल पहले हुआ था। श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। और भूपेन हजारिका सेतु कौन सी नदी के ऊपर है, लोहित नदी के ऊपर। यदि भारत में आपसे पूछेगा कि प्रमुख नदियां और बांध, यदि बांध पूछेगा तो भूपेन हजारिका सेतु आने की पूरी संभावना है। हालांकि 1-2 एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आ भी चुका है, तो आगे आने वाले एग्जाम में भी इसकी पूरी संभावना है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। लगभग क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद में देखें, अब इसको साफ कर देते हैं। तो ये लोहित नदी के कुछ पॉइंट थे कि लोहित नदी कहां से निकलती है और कहां पर बहती है और कहां पर इसके अंदर आकर मिलती है और कौन सा बांध इसके ऊपर पड़ता है। अब सेकंड जो बांध है, सेकंड जो नदी है उसमें नाम आता है संकोच नदी। सेकंड जो नदी है उसमें नाम आता है किसका, तो आप याद रखिएगा, संकोच नदी का नाम आता है। संकोच नदी, ये नदी निकलती कहां से है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए, आप लिख लीजिए, संकोच नदी उत्तरी भूटान से निकलती है। संकोच नदी उत्तरी भूटान से निकलती है भाई। संकोच नदी उत्तरी भूटान से निकलती है। उत्तरी भूटान से निकलने के बाद में दक्षिण में बहती है। उसके बाद में ये असम और पश्चिम बंगाल की सीमा पर बहती हुई, असम और पश्चिम बंगाल की सीमा पर बहती हुई, असम और पश्चिम बंगाल की सीमा पर बहती हुई बांग्लादेश में एंट्री करने से पहले ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है कि संकोच जो नदी, ये वाली जो संकोच नदी है कहां से निकलती है, तो आपने याद रखना उत्तरी भूटान से। कहां से निकलती है, उत्तरी भूटान से, दक्षिणावर्त बहती है और ये नदी पश्चिम बंगाल और असम की सीमा पर बहती है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। और उसके बाद में जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उससे पहले ही ये नदी किसके अंदर मिल जाती है, तो आपने याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर ये मिल जाती है। किसके अंदर मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर। गर्मी अत्यधिक मात्रा में हो रही है, नहीं, काफी मात्रा में गर्मी है और अभी लगभग रात के 10 बजे हो गए हैं, नहीं, लगभग रात के 10 बज रहे हैं। देखिए, ये आप विश्वास करने की योग्य बातें हैं। लगातार आप हमारे साथ में बने रहे हैं, इसी प्रकार हम आपसे बताते रहेंगे एक से एक क्वेश्चन, तो आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए। नहीं, आपको यकीन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हम दिखा देते हैं। हकीकत में लगभग 10 के समथिंग टाइम हो चुका है। देखिए 9:43 का टाइम है लगभग रात के। और ये और देख लीजिए पीएम है, क्योंकि क्रांतिवीर है ना हर जगह, तो क्रांतिवीर जो है वो ये बोलते हैं कि नहीं, क्या पता 9:43 सुबह एएम वगैरह हो, तो ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, ये पीएम है। 9:43 पीएम हो गए और ये सिर्फ मेहनत आपके लिए हो रही है, बस आप लगातार अपना सहयोग बना रखे। तो ये संकोच नदी,
संकोच नदी है, इस संकोच नदी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो संकोच नदी को किस नाम से जाना जाता है? गदाहार के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, गदाहार। संकोच नदी को गदाहार के नाम से भी जाना जाता है, ये पॉइंट आपने नोट करना है, तो बहुत अच्छा पॉइंट है, नोट कर लीजिए। उसके बाद में थर्ड नाम आता है रंगित नदी का। ये रंगित नदी जो है, हेडिंग डाल लीजिए रंगित नदी, थर्ड नाम है रंगित नदी। और ये रंगित नदी है, ये कहां से निकलती है? सिक्किम से निकलती है, छोटी नदी है, रंगित नदी सिक्किम से निकलती है। ये नदी याद रखना है सिक्किम से। ये नदी विश्व भर में, ये नदी पूरे विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपने याद रखना है जल क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध है। ये नदी पूरे विश्व में जल क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध है, सिक्किम से निकलती है। और ये नदी किसकी सहायक है? तो आप याद रखिएगा, ये नदी तिस्ता की सहायक है। ये जो नदी है तिस्ता की सहायक है, अभी उस तिस्ता का भी जिक्र करने वाले हैं, तो याद रखिएगा ये तिस्ता। अब इसी के साथ में हम नदी का जिक्र कर ले, कौन सी नदी का? तिस्ता नदी का। तिस्ता नदी कहां से निकलती है? तो तिस्ता नदी तिब्बत के अंदर एक झील स्थित है जिसका नाम है नितामू झील। नितामू, तिब्बत के अंदर स्थित नितामू झील से ये नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? तो याद रखिएगा तिस्ता नदी, हेडिंग डाल लीजिए तिस्ता नदी। तिस्ता नदी तिब्बत में स्थित नितामू झील से ये नदी निकलती है। सिक्किम, सिक्किम के बाद में ये नदी बहती है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से असम, और उसके बाद में ये रंगित नदी का जल प्राप्त करती है। रंगित नदी का जल उठाकर जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है किसमें? ब्रह्मपुत्र के अंदर मिलती है। तो तिस्ता किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की। और रंगित नदी किसकी सहायक है? तो आप याद रखिएगा तिस्ता नदी की सहायक है। एक टाइम ऐसा हुआ करता था, आपसे बात बता देते हैं, एक टाइम ऐसा था कि ये जो तिस्ता नदी है, ये तिस्ता नदी गंगा की सहायक हुआ करती थी। लेकिन 1700 और 1800 के बीच का समय है कि गंगा नदी और इसके आसपास के क्षेत्र में बहुत भयंकर तूफान आया था, बहुत भयंकर बारिश हुई थी, बहुत भयंकर बाढ़ वगैरह का प्रकोप बना था। अब जैसे ही बाढ़ वगैरह का प्रकोप बना, इस नदी ने अपना मार्ग बदला, और जैसे ही मार्ग बदला तो ये पहले गंगा की सहायक थी तिस्ता, अब ये किसकी सहायक हो गई है? ब्रह्मपुत्र की। ये किसी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आपने याद रखना है, जो बड़े एग्जाम के होते हैं उनके अंदर पूछ लिया जाता है कि ऐसी नदी जो पहले गंगा की सहायक थी अब किसकी सहायक हो गई? ब्रह्मपुत्र की। तो कौन सी नदी आएगी? तिस्ता नदी आएगी। ये आपने याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तिस्ता नदी जिसके ऊपर पश्चिम बंगाल का कौन सा शहर पड़ता है? ये तिस्ता नदी जिसके ऊपर पश्चिम बंगाल का कौन सा शहर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा जलपाईगुड़ी। इसके ऊपर जलपाईगुड़ी शहर पड़ता है, और एक शहर पड़ता है जिसका नाम है दार्जिलिंग। याद रखिएगा, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी। पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग है वो, और जलपाईगुड़ी जो शहर है वो कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है? तो आपने याद रखना, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग कौन सा नदी के ऊपर है? तिस्ता नदी के ऊपर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप साथ के साथ में नोट कर लीजिएगा। ये सहायक नदी आपको क्लियर है? क्लियर है तो अगली सहायक नदी के ऊपर बढ़ते हैं, मानस। मानस नदी हेडिंग डाल लीजिएगा। मानस नदी हेडिंग डालने के बाद में सबसे पहले लिखें, इस नदी का नामकरण हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, इस नदी का नामकरण हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सांप देवता मनसा के नाम पर पड़ा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सांप देवता मनसा के नाम पर पड़ा है। सांप देवता किसके नाम पर पड़ा है? मनसा के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। किसके नाम पर हुआ है? मनसा के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। दूसरा, नेपाल की सबसे बड़ी नदी प्रणाली, नेपाल जो है उस नेपाल की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? तो आपने याद रखना है मानस नदी। ये मानस नदी नेपाल से निकलती है, और नेपाल से जब आगे बढ़ती है, नेपाल से बहती हुई असम में आती है, और असम के अंदर किस में आकर मिल जाती है? तो आप याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर। ये मानस नदी है, उसके बाद में ये संकोच नदी है, ये इस वाली तिस्ता नदी है, ये कौन सी? रंगित नदी है, और इस तरफ से पड़ी है, ये कौन सी नदी है? लोहित नदी। आप अपनी बुक के अंदर नोट्स बना रहे हैं तो भी अच्छा है, और नोट्स नहीं बना रहे हैं तो भी और अच्छा है। यदि नोट्स बना रहे हैं तो आप ये मैप बनाएं, और मैप में कौन सी नदी है, उन सभी नदियों का जिक्र हम कर रहे हैं, उन सभी नदियों का मैप में नाम लिखेंगे तभी एक अच्छा प्रावधान आपको मिल पाएगा और आपको अच्छे समझ में आएगा। वरना अभी तो समझ में आ जाएगा, कुछ समय के बाद में आप भूल जाएंगे। तो ऐसा कार्य आप बिल्कुल भी ना करें कि हम भूल जाएं या आप भूल जाएं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैप के अनुसार समझें। उसके बाद में नाम आता है सुबनगिरी नदी। सुबनगिरी नदी, सबसे पहला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी, उसमें नाम आता है सुबनगिरी नदी।
ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी जिसका नाम है सुबनगिरी नदी, ये नदी निकलती है नेपाल में, नेपाल के उत्तर दिशा में तिब्बत से। उसके बाद में ये नदी आती है नेपाल में, और नेपाल से दक्षिण में बहती हुई ये नदी भारत में प्रवेश करती है। ये आपने याद रखना है, ये नदी भारत में प्रवेश करती है और भारत में से अरुणाचल प्रदेश में आती है। भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश से बहती हुई असम के अंदर आकर मिलती है किसमें, ब्रह्मपुत्र नदी में। अरुणाचल प्रदेश के अंदर दो पहाड़ी पड़ती है जिसका एक तो नाम है मिरी हिल्स। अरुणाचल प्रदेश के अंदर दो पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है मिरी हिल्स और अबोर हिल्स। मिरी हिल्स और अबोर हिल्स के बीच में ये नदियां सीमा रेखा बनाने का कार्य करती। मिरी हिल्स और अबोर हिल्स को दो भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है, सुबनगिरी। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सुबनगिरी। ये आपने याद रखना है, मिरी हिल्स और अबोर हिल्स। इसे देखिए 2-3 पॉइंट क्लियर हो गए। मिरी हिल्स और अबोर हिल्स कौन से स्टेट के अंदर है, तो आप क्या बताएंगे, कौन से स्टेट के अंदर पड़ती है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ती है। उसके बाद में नाम आता है धनसिरी। किसका नाम आता है, धनसिरी नदी का नाम आता है। कौन सी नदी है, धनसिरी नदी है। धनसिरी नदी कहां से निकलती है, तो आप याद रखिएगा नागालैंड से। ये नदी निकलती है नागालैंड से, धनसिरी नदी निकलती है नागालैंड से। और नागालैंड की कौन सी पहाड़ियों से निकलती है, तो आप याद रखिएगा लैसांग पहाड़ियों से। ये नागालैंड की धनसिरी नदी है, नागालैंड की लैसांग पहाड़ियों से निकलती है। नागालैंड से निकलने के बाद में ये नदी ऊपर की तरफ उत्तरी दिशा में बहती हुई आती है असम में, और असम में आकर मिल जाती है कौन सी नदी के अंदर, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर मिल जाती है। उसके बाद में नाम आता है कालादान नदी। ये कालादान नदी है, ये निकलती है कहां से, तो आपने याद रखना है मणिपुर से। कालादान नदी है मणिपुर से, मणिपुर के दीमापुर वगैरह से बहती हुई ये नदी भी कहां पर आती है, असम में, और असम में आकर मिल जाती है किसमें, तो आपने याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इस क्षेत्र के अंदर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। और उसके बाद में नाम आता है बराक नदी। बराक नदी कहां से निकलती है, तो बराक नदी निकलती है नागालैंड से। बराक नदी नागालैंड से निकलती है, और कौन सी पहाड़ियों से निकलती है, तो याद रखिएगा जापो पहाड़ियों से। नागालैंड में स्थित जापो पहाड़ियों से ये नदी निकलती है, याद रखना है। नागालैंड में स्थित जापाओ पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। कौन सी नदी, बराक नदी। बराक नदी नागालैंड से बाद में आती है मणिपुर में। नागालैंड के बाद में कहां पर आती है, मणिपुर में। यहां से निकलने के बाद में, ये इसको थोड़ा छोटा मान लीजिए, यहां से नागालैंड से निकलने के बाद में मणिपुर में, और मणिपुर से जब आगे बढ़ती है तो इसकी कुछ सहायक नदियां नागालैंड में से निकलती है। नागालैंड से जब आगे बढ़ती है तो मणिपुर में आती है। मणिपुर के बाद में कुछ भागों में विभाजित हो जाती है, या इसकी सहायक नदियां जब आकर मिलती है तो ये कुछ भागों में विभाजित हो जाती है। और विभाजित होने के बाद में ये नदी जाती है मेघालय के अंदर, और मेघालय से जाती है कहां पर, असम में, और असम के अंदर किस में मिल जाती है, तो याद, कुछ जलधारा बता रहे हैं, सभी जलधारा नहीं, इसके कुछ जलधारा मेघालय के अंदर, और मेघालय से कहां पर जाती है, असम में। और मेघालय के अंदर जो मानसीनराम और चेरापूंजी है ना, मानसीनराम और चेरापूंजी इसी नदी के मार्ग में पड़ता है, बराक नदी के मार्ग। बराक नदी की जो अन्य शाखाएं जाती है, एक ब्रांच जो जाती है मेघालय और असम की तरफ, उसी के रास्ते में पड़ता है मानसीनराम और चेरापूंजी। और बराक नदी की एक जलधारा आती है कहां पर, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में बराक नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो सूरमा के नाम से। बांग्लादेश में बराक नदी को किस नाम से जानते हैं, सूरमा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपने याद रखना है। बराक नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, सूरमा के नाम से इसे जानते हैं, आपने याद रखना है। अब देखें कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना गया था, तो आपने याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना गया था, जमुना के नाम से। क्लियर है ना, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना गया था, जमुना के नाम से। लेकिन इधर से यहां से एक नदी जा रही थी जिसका नाम था गंगा, और गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना गया था, पद्मा के नाम से। किस नाम से, पद्मा के नाम से। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से। लेकिन आगे चलकर इनकी संयुक्त जलधारा हो जाती है, जब आगे बढ़ती है तो इनकी संयुक्त जलधारा हो जाती है, और इनकी संयुक्त जलधारा को किस नाम से जानते हैं, मेघना के नाम से। और ये जो सूरमा नदी है, जो बराक नदी है, वो इसी मेघना की सहायक नदी है। इसी मेघना की ये सहायक नदियां जो छोटी है, इनके बारे में आपने ज्यादा गहन अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। जितने पॉइंट हमने बताए हैं उतने ही पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इनफ है। बहुत ज्यादा है वो पॉइंट, तो ज्यादा ये छोटी सहायक नदियां हैं, इनके बारे में पूर्ण विवरण नहीं मिलता है कि ये कहां से निकलती है, कौन कौन से क्षेत्र से बहती है, पूर्ण विवरण नहीं मिलता है। लोकल नदियां हैं, जैसे
आप जिस भी स्टेट से, उसके अंदर जो लोकल नदियां बहती, छोटी नदियां जो विलुप्त भी हो चुकी है, तो ऐसी नदियां हैं ये। लेकिन उस क्षेत्र के अंदर पहाड़ियां पड़ती है, हिमालय पर्वत श्रृंखला पड़ती है, तो लगातार इसके अंदर, इन नदियों के अंदर पानी बरकरार रहता है। याद रखें, छोटी नदियां। तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना, और इनकी दोनों की संयुक्त जलधारा को सूरमा के नाम, सॉरी, इनकी संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जानते हैं। दोनों की संयुक्त जलधारा को किस नाम से? मेघना। और आगे चलकर ये कौन सा डेल्टा बनाती है? तो आप याद रखिएगा, सुंदरवन डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन डेल्टा ये नदियां बनाती है, ये आपने याद रखना है। और कहां पर गिरती है अपना जल? कहां पर गिराती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर ये अपना जल गिराती है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से संबंधित कोई भी पर्सन हमने नहीं छोड़ा, सभी पॉइंट हमने आपसे बैक टू बैक क्लियर करवाए हैं। कोई भी पॉइंट ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से संबंधित नहीं छूटा है, ये हम आपको विश्वास जताते हैं। और यदि कोई भी पॉइंट आपके माइंड में हो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से संबंधित, तो आप उसका आंसर, सॉरी, आप क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि हम सभी कमेंटों के आंसर अवश्य देते हैं। तो आपके मन में ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से संबंधित कोई भी क्वेश्चन उठता है तो वो कमेंट में लिखें, हम उसका आंसर अवश्य देंगे। और यदि ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगती है, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द।